तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और प्लीज आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं समझना, मेरा कहने का मतलब है समझना तो है, क्वेश्चन तो समझना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये सीखना है कि टेक्निक क्या होगी आपको पेपर में अडॉप्ट करने के लिए, जो आपको अपने बार बार उसको रेप्लिकेट करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल पढ़ा जाता है रिक्वायरमेंट से। ठीक है, यहां क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लिखा हुआ यूजिंग ए नॉमिनल टर्म्स अप्रोच। तो देखो क्वेश्चन में उस समय पहले मेंशन कर दिया कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, नॉमिनल। देखो दो मेथड होते हैं ना, एक होता है नॉमिनल मेथड और एक होता है रियल मेथड। तो पहले से इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि तैयारी पकड़ लो कि आपको कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो ना तो बाय डिफॉल्ट मेथड जो है ये नॉमिनल मेथड ही होता है। अच्छा, फिर सवाल क्या है, कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। जब रिक्वायरमेंट पढ़ो ना तो ये एंड का वर्ड जरूर ध्यान दिया करो, क्योंकि एंड के वर्ड से अक्सर क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट स्प्लिट हो रही होती है। यानी यहां पर हमसे दो बातें पूछी गई हैं। नंबर वन, एक उसने कहा है एनपीवी कैलकुलेट करो, और एक उसने क्या कहा है, मुझे इस पे कमेंट करो। राइट, तो ये एक बड़ा यूजुअल क्वेश्चन होता है एसीसी के अंदर, एफएम के पेपर में, कि वो आपसे एनपीवी कैलकुलेट करवाता है और बाद में फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी पे कमेंट पूछता है। तो ये जून 24 का मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट का जो पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन इट। राइट, अच्छा इसकी अगर हम बी की बात करें तो बी क्वेश्चन में उसने कहा एक्सप्लेन हाउ अप्रोच टू द एनपीवी अप्रेजल इन पार्ट ए वुड चेंज। कहता है आपकी एनपीवी अप्रेजल की पार्ट में क्या चेंज आएगा इफ अ रियल टर्म अप्रोच हैज बीन यूज्ड। और उसमें नोट में उसने कहा फर्दर कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी आपने रिक्वायरमेंट बी में रियल मेथड से सॉल्व नहीं करने लग जाना। ठीक है, बल्कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तरीका उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, सिर्फ तरीका आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, स्टेप्स लिख दोगे। और अगर हम सी रिक्वायरमेंट के ऊपर देखें तो उसने क्या एक्सप्लेन हाउ सिमुलेशन एनालिसिस कुड बी यूज्ड बाय एलान कंपनी इन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द होटल प्रोजेक्ट। अब यहां पर भी देखो एंड, यानी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। एंड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सिमुलेशन एनालिसिस। तो दो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं हाईलाइट करूं, एक हाउस सिमुलेशन कुड बी यूज, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ये बताना है, और दूसरा आपको क्या बताना है, आपको बताने हैं इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। ठीक है जी, ये दोनों थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और 4 मार्क्स ईच हैं। तो अभी जब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको गाइड करूंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करोगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमने इसको आंसर कैसे करना। मुनीब, हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। देखो स्मार्ट वर्क की जब हम बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपने जब भी अब क्वेश्चंस करो, अब एग्जाम करीब है, आपने जब भी क्वेश्चन करना है ये मत सोचो कि ऐसे आ गया वैसे आ गया। हमें आदत डालनी है
किस चीज की? वो है स्टिक टू रिक्वायरमेंट। जितना पूछा था उतना करो बस। ठीक है। देखो ये जो 3 दिन का सेशन है, इसमें हमने सिलेबस में बहुत सारी चीजें कवर करनी है, हमने मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम क्या करें, हम जितना हो सके पॉसिबल हम उसको स्मार्टली यूटिलाइज करें टाइम। ठीक है, क्यों जी, क्लियर ये बात? जी मूसा, सिमुलेशन एक रिस्क एनालिसिस टेक्निक है। इट इज अ रिस्क एनालिसिस टेक्निक में, क्योंकि पहला सवाल है ही एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उस वक्त मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलें। अब देखो ये हमने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ ली, और हम रिक्वायरमेंट ए को सॉल्व करने चलते हैं। तो ए के लिए हमें क्या, देखो क्या चाहिए, उसने क्वेश्चन में कहा है हमें एनपीवी जाननी है। तुम्हें करना ये चाहिए, वाइल वी आर गोइंग थ्रू द इंफॉर्मेशन, जैसे कि जैसे हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, हमें डेटा को नोट कर लेना है। अच्छा, नोट करने के लिए एक टेक्निक तो ये है कि आप क्या करो, हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी, यहां पे ये क्वेश्चन का सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, ये ऐलान कंपनी का। इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं, कि मुझे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नजर आ रही है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं क्या करूं, पेपर में हाइलाइटर अवेलेबल है, मैं उसको हाईलाइट कर लूं ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं जनरली एक और टेक्निक बच्चों को सजेस्ट करता हूं, वो क्या, कि आप अपने पास एक पेपर रख लो और कोशिश करो कि आप अपनी जितनी भी अपना रेलिवेंट डेटा है ना, उसको पेपर पर नोट करते चले जाओ। अच्छा, इसकी वजह क्या है, कि वजह यह है कि पेपर में ना स्प्रेडशीट और बैकग्राउंड सिनेरियो एक ही स्क्रीन के ऊपर है। तो सॉल्व करते वक्त अगर आपको एक्सेल की शीट, स्प्रेडशीट ज्यादा देखनी है, तो उसमें अगर आपको वर्ड में बार बार जाना पड़े या बैकग्राउंड को बार बार देखना पड़े, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, और सिनेरियो में बहुत सारी इररेलेवेंट डेटा भी है। तो मैं जनरली वैसे रिकमेंड करता हूं क्या, कि आप क्या करो, क्योंकि आप क्या करो कि आप इंफॉर्मेशन को जो भी एक्सट्रैक्ट करो उसको एक पेपर के ऊपर लिख लो। एग्जाम हॉल में आपको पेपर तो दिया ही होगा। ठीक है, तो मैं उसी टेक्निक को फॉलो करता हूं। तो इसमें पढ़ते जाते हैं। तो पहले कहते हैं एलायन कंपनी अ कंपनी अप्रेजिंग इन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू परचेज एंड ऑपरेट ए होटल। तो वो होटल बनाना चाह रहा है। द होटल विल ऑफर बेसिक अकोमोडेशन इंक्लूडिंग इट्स ओन रेस्टोरेंट। तो होटल में उसका अपना रेस्टोरेंट भी होगा। मेनली फॉर द बिजनेस ट्रैवलर मार्केट। तो होटल की जो टारगेट है वो बिजनेस ट्रैवलर की मार्केट है। अब ये मैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर रहा हूं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट के इनलाइन इसमें से कोई भी डेटा अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेन में रख रहा है। ये मैं सिर्फ रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको या तो हाईलाइट करूंगा या उसको नोट करूंगा। द होटल विल बी ऑपरेटेड फॉर ए 4 year पीरियड एंड देन सोल्ड टू एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जब एनपीवी का क्वेश्चन के देख रहे हो, तो आपको लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट नोट करना है। कितना है इस सवाल में? 4 years। ठीक है, अब ये रेलिवेंट डेटा है, मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए होता है। सुटेबल प्रॉपर्टी हैज बीन लोकेटेड कॉस्टिंग $5.5 million। इसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ लिए $5.5 million के ऊपर, बट इट विल रिक्वायर न्यू फिटिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट एन एडिशनल $1.5 million। It is expected that once the property is purchased, the fitting can be installed quickly
so that new hotel will be ready for business almost immediately after the purchase. तो अगर इस लाइन से मैं देखूं तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट दो जगह से हो रही है मेरी, ऊपर ईयर्स लिख लेता हूं, एक 5.5 मिलियन की और एक इसमें 1.5 मिलियन की। ठीक है, इसमें 5.5 मिलियन है प्रॉपर्टी का और 1.5 मिलियन है फिटिंग का। ठीक है जी, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है 7 मिलियन की। द होटल विल हैव 50 रूम्स, 50 रूम्स होंगे एंड 365 डेज ए ईयर। तो इससे मेरे पास होटल रूम की कैपेसिटी निकल आएगी। वो क्या, अगर 50 रूम्स हो वो तो एक दिन के लिए अवेलेबल होंगे ना, तो 365 डेज के लिए कितने रूम अवेलेबल होंगे, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन बनता है। तो यहां पर मैं कैपेसिटी लिख लेता हूं, कैपेसिटी कितना है 50/365। लेकिन देखो जितने रूम उसकी कैपेसिटी होती है ना होटल की, सेल्स रेवेन्यू उस कैपेसिटी पे मेजर नहीं होता, क्योंकि सारे रूम थोड़ी ना चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसने आपको आगे क्या दिया हुआ, रूम ऑक्यूपेंसी भी प्रोवाइड की है। तो ईयर 1 में 50% है, 2 में 60, 75 एंड 90%, इसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेंसी 50%, 60%, 75% एंड 90%। नीचे अगर हम बात करें तो उसने कहा डेली रूम रेट विल बी $85, $85 डेली रूम का रेट है फॉर द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल का रेट है, एंड देन इंक्रीज बाय 6% पर ईयर आफ्टरवर्ड्स, और ये 6% से बढ़ जाएगा। सो इससे मुझे सेलिंग प्राइस पता लग गई कितनी है, $85। अच्छा, ये $85 ईयर 1 में है, ईयर 1 में नोट करता हूं मैं, और बाद में क्या होगा 6% से ये हर साल इंक्रीज करेगा। फिर इसके अलावा रेस्टोरेंट का रेवेन्यू उसने कहा है कितना है, 35% ऑफ द अकोमोडेशन रेवेन्यू। इसका मतलब है रेस्टोरेंट का रेवेन्यू कितना है, वो 35% ऑफ सेल्स हो गया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट आगे उसने लिखी हुई कितनी है, वो उसने कहा इक्विवेलेंट टू 20% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इसको भी नोट कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। देन वो कहता है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कितनी, 433,000 की फॉर द फर्स्ट ईयर, और फिर ये 4% से हर साल इंक्रीज करेगी। तो फिक्स कॉस्ट नोट करते हैं कितनी है, 433,000 फर्स्ट ईयर में, और फिर ये 4% से इंक्रीज करेगी। अच्छा, आगे एलान कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स इज एट 20% पर ईयर एंड टैक्स इज पेड इन द सेम ईयर टू विच इट रिलेट्स। तो टैक्स की इंफॉर्मेशन भी मिल गई मुझे कि जो टैक्स है वो जनाबे वाली है 20% और सेम ईयर में है। फिर उसने कहा द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ। अच्छा, प्रॉपर्टी पे टैक्स रिलीफ नहीं है, but the fitting will be eligible for tax allowable depreciation at 25% per year on a reducing balance basis। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैपिटल अलाउंसेस कितने हैं, 25% रिड्यूसिंग पे, और ओनली ऑन इक्विपमेंट फिटिंग्स
तो पूरी इन्वेस्टमेंट पे इस क्वेश्चन में ये नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी 5% ऑफ दी टोटल रेवेन्यू है, तो उसने वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, कितना है वो? 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। और वर्किंग कैपिटल उसने कहा है कि रिलीज हो जाएगा एंड ऑफ दी 4 ईयर, तो इसको भी लिख लेता हूं, रिलीज्ड एट एंड। उसे ये भी कहा है द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द 4 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.5 मिलियन आफ्टर टैक्स एंड फिक्सचर विल बी सोल्ड फॉर एन एडिशनल $100,000। तो आपके पास जो रेजिडुअल वैल्यू आ रही है वो दो आ रही है, एक तो आ रही है 7.5 मिलियन की, और एक प्लस 0.1 मिलियन या 100,000 की। 7.5 मिलियन की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जबकि 0.1 मिलियन की आप क्या बेच रहे हो? उसकी फिक्सचर्स। ठीक है। फर्दर मोर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में से रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.8% है और जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%। सो रियल उसने रेट दिया हुआ है कितना? 4.8%। और इन्फ्लेशन जो है वो कितनी है जी? जनरल इन्फ्लेशन वो है 5%। इसमें आगे कहता है एलान कंपनी हैज नेवर ऑपरेटेड अ होटल बिफोर व्हिच हैज मेड द एस्टिमेशन ऑफ द अबव assumptions डिफिकल्ट। तो उसने कहा उसने पहले ये कभी भी होटल नहीं बनाया हुआ, तो कैश फ्लो बड़ी अनसर्टेन होगी क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऑल्सो इन्फ्लेशन हैज बीन वॉलेटाइल इन द कंट्री, और इसमें क्या कि इन्फ्लेशन भी बड़ी वॉलेटाइल है, इन विच एलान कंपनी इज अंडरटेकिंग दी प्रोजेक्ट। यानी अभी 5% है, पता कोई नहीं आगे जाके 7% हो जाए या 3% हो जाए, बड़ी वॉलेटिलिटी है इसमें। तो ये दो इंडिकेशन उसने हमें प्रोवाइड करती है, जिसका शायद जाके इस्तेमाल हमें सी में जाके नजर आए। ठीक है, तो ये तो थी हमने इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपके सामने एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि एक स्क्रीन के ऊपर ये आ जाए और आप इसको देख सको। तो आप सब इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉमिनल रेट कैलकुलेट करना है, वो रियल रेट और इन्फ्लेशन से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? कैपेसिटी डियर फाइंड नहीं की अभी, लेकिन देखो जो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका रेवेन्यू आमतौर पे ऑक्यूपेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आमतौर पे किस पे डिपेंडेंट है? ऑक्यूपेंसी के ऊपर। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उसकी कैपेसिटी है कितनी, फिर उसको हम ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगेगा कितने यूनिट वो सेल। ठीक है जी। हमजा मेरी जान, नाम ने रियल रेट यूज करना है, नाम जनरल इन्फ्लेशन। हमें तो चाहिए होता है नॉमिनल रेट। नॉमिनल मेथड में नॉमिनल मेथड में हमें नॉमिनल कैश फ्लो चाहिए, और डिस्काउंट भी इसको, डिस्काउंट रेट भी हमें नॉमिनल ही चाहिए। तो हमारे पास अगर ये रियल है तो हम इसको पहले नॉमिनल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर आपने नोट कर लिया है तो इस क्वेश्चन को शुरू करें हम।
जी जी हदीका पूछे, क्या डाउट है आपको? जी जी पूछिए। जी बिल्कुल, अगर वो रियल मेथड होता तो 4.8%, लेकिन फिर सर यही मामला नहीं होना था, फिर आपको कैश फ्लोज को भी एडजस्ट करना था। ठीक है, कैश फ्लोज को भी एडजस्ट करना था। हाँ, हमें डिफ्लेट करना, और डिफ्लेट भी करते हुए फिर हमने जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से करना था, वो 5% होगा। मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट बी में उससे स्टेप्स पूछे ही हैं, उसकी डिस्कशन में आपका क्वेश्चन क्वेरी आई जाएगी कि रियल मेथड से क्या करते हैं। देखो, ये हमें अपनी फोकस कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट को हम फिलहाल अंडरटेक कर रहे हैं ना, हम अपनी सारी सोच को उसके इर्द गिर्द रखें ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई दफा पेपर में क्या होता है कि हम डिफरेंट चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और किसी क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिसका इफेक्ट हमारे इस रिक्वायरमेंट ए में आना शुरू हो जाएगा, और वो सारा इररेलेवेंट आंसर है। ठीक है जी हमजा, अगर साइलेंट होता तो डिफॉल्ट मेथड नॉमिनल वाला ही है, वही यूज करना था। बट यहां पर तो क्वेश्चन में उसने लिखा है, देखो मैं दोबारा आपको रिक्वायरमेंट दिखाता हूं। देखो लिखा है नॉमिनल टर्म्स अप्रोच यूज करना। तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड, उसको आइडेंटिफाई करना इज मस्ट। ठीक हो गया? चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहा हूं ना, वो ये मैंने गूगल शीट बना ली हुई है। मैं इंशाल्लाह ये ग्रुप में है, लेकिन ग्रुप में जो है ना, वो एग्जाम हैक सेशंस वाला जो ग्रुप है वहीं पर शेयर करूंगा। तो जिन बच्चों ने वो वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो मेक श्योर कर लें कि वो ग्रुप ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो मैं वहां पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि ये शीट आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है जी, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, 25% पे कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी जो है वो जरा बेहतर हो जाए। तो यहां प्रोजेक्ट की एनपीवी के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूं ईयर्स। तो चूंकि 4 साल हैं तो ईयर 4 तक लिखते हैं। ठीक है, और मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कुछ डेटा नोट कर लेता हूं। तो डेटा में सबसे पहले मैं लिखता हूं कैपेसिटी। हम यूजुअली क्वेश्चन चूंकि 1000 में करते हैं तो ऐसा करते हैं, कैपेसिटी को 1000 में ही मेजर कर लेते हैं। अब कितनी कैपेसिटी थी? वो थी 50 रूम्स की, 365 डेज इन ईयर है। और चूंकि हमने 1000 में राउंड ऑफ करना है तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 भी कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी जो कैपेसिटी बनेगी वो 18.25 थाउजेंड। मैं इसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा तो 4 सालों की कैपेसिटी आ गई। 4 सालों की क्या आ गई मेरे पास कैपेसिटी। इसके अलावा मुझे चाहिए इसकी ऑक्यूपेंसी, वो है 50% ईयर 1 में, 2 में है 60% की, 3 में 75% और 4 में 90%। अच्छा, अब अगर ये डेटा मैंने सारा का सारा पेपर पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ तो ये डेटा मेरे सामने है, इसीलिए अब देखो मुझे क्वेश्चन पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने क्या किया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी अदर स्क्रीन के ऊपर पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तब मैं ऊपर से सेपरेट स्क्रीन के ऊपर डेटा देखता जा रहा हूं और नोट करता जा रहा हूं। इसी तरह बात अगर करें तो सेलिंग प्राइस की, तो वो कितनी है जी? तो वो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ईयर 1 में 85 की है, लेकिन उसके बाद ये हर साल 6% से इंक्रीज करेगी। यानी ईयर 2 में कितनी होगी? जितनी ईयर 1 में थी, यानी प्रीवियस ईयर,
मल्टीप्लाई बाय 1.06, तो इससे आपके पास ईयर 2 की जो प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगी, वो मेजर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इसी को ड्रैग कर लूं तो मेरे पास ईयर 4 तक की प्राइस एस्टिमेट हो जाती। तो ये मैंने क्या किया, मैंने वो इंपॉर्टेंट डेटा जो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, मैंने उसको लिख दिया। नासिर इसकी कोई रूल नहीं है, सिंपली क्या करो कि आप ना ऊपर 2 डेसिमल प्लेस पे क्लिक कर देना। ठीक है, जब भी आप फॉर्मेटिंग करो ना उसको ऊपर 2 डेसिमल प्लेस कर देना, ताकि वो आपका आंसर सारा डेटा का आई ही 2 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट में नोट करने वाली बात क्या है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो पहले नोट कर लिया, और अब मैं इसका पूरा प्लान बनाऊंगा। तो प्लान में सबसे पहले तो भाई मैं हेडिंग देता हूं दैट ऑल कैश फ्लोज आर इन $1000। ये आप हेडिंग भी दे सकते हो या हर ईयर के अगेंस्ट $1000 भी लिख सकते हो। अच्छा, 2-3 बच्चों के सवाल आगे इसमें मैं क्लियर करता चलूं। ठीक है जी, पहला तो हदीका का क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस ना होती, डियर सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस अगर वो देता करंट प्राइस टर्म्स में, मैं जरा एनोटेशन ओपन कर दूं। यस, अगर वो ये प्राइस देता किसमें, करंट प्राइस टर्म्स में, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही करते, फिर बिल्कुल ऐसे ही करते। ठीक है, फिर जैसे आप कह रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही करते, राइट। अच्छा, और क्या क्या सवाल है। हाँ, अब हसीब पूछ रहे हैं कि पावर क्यों नहीं ली। डियर देखो, पावर ना लेने की वजह क्या है कि मैंने जो फॉर्मूला यूज किया ना, यहां पर नोट करो, मैं ईयर 3 का फॉर एग्जांपल ओपन करता हूं। तो ईयर 3 के लिए मैंने क्या किया, मैंने सॉरी मैंने ईयर 3 के लिए क्या किया, मैंने ईयर 2 की प्राइस ले ली। अब ईयर 2 की अगर मैं प्राइस दूंगा उसको तो ओनली वन टाइम ही इंफ्लेट करूंगा, तो ईयर 3 आ जाएगा ना। तो जब भी आप फॉर्मूला में प्रीवियस ईयर को यूज करोगे डेटा में, तो फिर आपको पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी तरह उस्मान पूछ रहे हैं कि हमने 1000 से क्यों डिवाइड किया कैपेसिटी को। उस्मान, वो राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ, ये देखो मैंने कैपेसिटी के आगे लिख दिया 1000, तो मैं जो डेटा यूज कर रहा था वो उसको मैंने 1000 में राउंड ऑफ करना था, इसलिए। ठीक है, इसलिए समझ गए हो आप। नहीं, शरिया जरूरी नहीं है बिल्कुल, आप बगैर राउंडिंग ऑफ के भी कर सकते हो, आप अपनी सारी कैलकुलस डॉलर में भी बना सकते हो। लेकिन असल में होता ही है कि उससे वैल्यूज बहुत बड़ी 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 सामने नजर आ जाती है, तो इसलिए हम यूजली 1000 में राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप ना भी करो सीआर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें अब देखो अगला काम मैं क्या करूंगा, मैं इसका फॉर्मेट डिजाइन करूंगा। तो फॉर्मेट में क्या क्या आना है, सेल्स आनी है। अब सेल्स होटल की भी हैं और सेल्स रेस्टोरेंट की भी हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन में उसने वेरिएबल कॉस्ट बोला है और फिक्स कॉस्ट बोला है, तो इन सबको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगी, ऑपरेशनल कैश फ्लोस, जिसके बाद हम इस पे टैक्स चार्ज करेंगे और टैक्स सेविंग्स आएंगी और कैपिटल अलाउंस। इसके अलावा क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का भी डेटा है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए एंड रेजिडुअल वैल्यू भी है। तो इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास बन जाएगी नेट कैश। तो आपके सामने देखो मैंने अब क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये नेट कैश फ्लोस तक का मैंने क्या किया, फॉर्मेट डिजाइन कर दिया। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मेट पहले बना दिया। कैपेसिटी में एक दफा फिर बता देता हूं। देखो होटल में 50 रूम्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें रूम्स की कैपेसिटी कितनी, 50 की। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने रूम्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 50। अब वो तो एक दिन में हो सकते हैं ना। होटल 365 डेज अगर ऑपरेट करेगा तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, कितने रूम नाइट्स की होगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा कैपेसिटी सेट आ गई, लेकिन क्योंकि मुझे 1000 में राउंड ऑफ करके लिखना था इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 1000 भी कर। ठीक है हम साहब। चलें अब इसकी बेसिस के ऊपर अब जरा हम सबसे पहले होटल की सेल्स निकालते हैं। टोटल की सेल्स कैसे निकलेंगी, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी, क्योंकि कैपेसिटी सारा के ऊपर रेवेन्यू नहीं आता, जितने रूम्स आपके बुक होंगे रेवेन्यू तो उसकी बेसिस पर आना है, वो 50% बुक हुए हैं आपके, और इसको मल्टीप्लाई बाय हम सेलिंग प्राइस कर देंगे तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, जो कि ईयर 1 में तो है 775.63। अच्छा इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो रेस्टोरेंट की सेल्स रेवेन्यू है वो होटल की सेल्स का 35% है, तो मैं सिंपली होटल की सेल्स को मल्टीप्लाई बाय 35% कर दूंगा तो रेस्टोरेंट का सेल्स रेवेन्यू बन जाएगा। है ना। अब देखो ये सारा डेटा अगर आपने पेपर के ऊपर नोट किया हुआ है तो मुझे कहीं भी सिनेरियो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से देख के करता जा रहा हूं। और वेरिएबल कॉस्ट उसने कहा है कि टोटल रेवेन्यू कितना है, वो तो है होटल की सेल्स प्लस रेस्टोरेंट की सेल्स। अच्छा इन दोनों का टोटल आपने ब्रैकेट में करना है क्योंकि आप चाहते हो पहले ये ऐड हो बाद में लें हम। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दोगे 20% के साथ तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो से वो आ जाएगा। अच्छा आप नोटिस करो कि मैंने इस फॉर्मूला के साथ माइनस का साइन लगाया क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मेरी आउटफ्लो होती है। जी मोहम्मद हमजा मुझे ये बताएं कि कहां पे नहीं समझ आई, कौन सा पॉइंट दोबारा बताना है मुझे। देखो अब अगर आपने डेटा सही से नोट किया तो सिंपली उसने कहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो उसने कहा था रेस्टोरेंट का रेवेन्यू कितना आएगा, 35% ऑफ सेल्स, है ना। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने से होटल की सेल्स का 35%
से मल्टीप्लाई करती है। अच्छा, अब ये तीन कैलकुलेशन, सेल्स, होटल की, सेल रेस्टोरेंट की और वेरिएबल कॉस्ट की, ये तो तीनों साल ऐसे ही कैलकुलेट होनी है। किसकी कह रहे हो, होटल की सेल्स? यार होटल की सेल्स सिंपली देखो ना, कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किया ऑक्यूपेंसी के साथ, तो आपके पास ऑक्यूपाइड रूम्स आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस के साथ, तो सेल्स रेवेन्यू आ गया। ठीक है। अच्छा, सेल्स होटल की, रेस्टोरेंट की और वेरिएबल कॉस्ट, ये तो सारी ईयर में ऐसे ही कैलकुलेट होनी है, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके आप सिर्फ ड्रैग करोगे तो आपके पास ईयर 2, 3 और 4 का भी ये डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। अबू बकर, आप नोटिस करो कि मुझे सेल्स में इंफ्लेशन ऐड करनी थी, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये देखो, वो तो मैं ऊपर कर चुका हूं जब मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा था, तो मुझे दोबारा तो नहीं ना करनी। अधिका, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करता हूं, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आखिरी वीक में तैयार करने के बजाय एक महीना पहले तैयार किया होता तो ये मसला ना होता, है ना। चले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, तो कितनी थी फिक्स कॉस्ट? तो उसने ईयर 1 की तो बता दी 433,000। अब चूंकि हम $1000 में लिख रहे हैं तो -433 की आएगी, जबकि ईयर 2 में क्या होगी, तो जितनी प्रीवियस ईयर में थी उसमें इन्फ्लेशन थी 4% की, तो मल्टीप्लाई बाय 1.04, तो इस तरीके से आपके पास फिक्स कॉस्ट ईयर 2 की जॉनसन है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं वंस अगेन इसी को ड्रैग कर लेता हूं, तो मेरे पास ईयर 3 और ईयर 4 की भी फिक्स कॉस्ट आ गई, जिसके बाद जब मैं इसको सम कर लूंगा, इक्वल सम, और इस सब कुछ को मैं टोटल करता हूं, तो आपके पास ऑपरेशनल कैश फ्लो जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं ड्रैग कर रहा हूं। आदिल, जब भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप अगर डेटा में फॉर्मूला में प्रीवियस ईयर को यूज करते हो तो फिर पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर तो आप ईयर 1 की देखते, ईयर 2 में लिखते हैं, ईयर 1 की वैल्यू लिखते हो और उसकी पावर, फिर आपको पावर लगाओगे, क्योंकि हर साल ईयर 1 की डेटा के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हो। बट अगर आप फॉर्मूला ही ऐसे बिल्ड कर लो कि आप हर साल प्रीवियस देखो ना, ईयर 4 के लिए फॉर्मूला में क्या रहा है, ईयर 3 का फिक्स कॉस्ट, तो ईयर 3 से 4 में जो एक ही दफा फिक्स कॉस्ट आएगी ना। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स था सेम ईयर में। अबू बकर मेरी जान, मेरे प्यारे, देखो, अगर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जब प्राइस क्या हो वो बढ़ रही है। अब अगर लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट है,
मैं अगर ईयर 4 की निकाल रहा हूं और मैं लेकिन उससे देखता हूं कि ईयर 3 में फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो ईयर 3 तो एक ही दफा इन्फ्लेट करूंगा ना मैं। ईयर 3 और 4 के दरमियान इन्फ्लेशन कितनी दफा आएगी? वन टाइम ही आएगी ना इन्फ्लेशन। क्यों अबू बकर? वन टाइम ही आएगी ना। ठीक है, तो जब भी, वेनेवर, जब भी मैं फॉर्मूला ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर का डेटा को रेफरेंस दे दूंगा नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो के लिए, तो फिर पावर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेट करना ही एक दफा है। इसका अल्टरनेट क्या होता? भाई अल्टरनेट ये होता, ये देखो मैं अल्टरनेट वर्किंग कर रहा हूं, बाद में डिलीट कर दूंगा, कि मैं प्राइस लेता ईयर 1 वाली। अब अगर मैं ईयर 1 वाली प्राइस देके ईयर 4 का निकालूंगा, तभी मैं कहूंगा ना ईयर 1 से 4 के दरमियान 3 दफा इन्फ्लेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 3, तब करूंगा मैं। ये हमजा जान वो कुछ और पूछ रहा है। नहीं नहीं, ये हमजा दोनों तरीकों से हो जाती है, वो कुछ और पूछ रहा है। देखो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, 487.07, तो दोनों तरीकों से हो जाना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स ऐसे देंगे, इक्वल माइनस ऑपरेटिंग कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स कर देंगे, तो आपके पास टैक्स आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे। हसीब कोई बात नहीं, देखो हमें टेक्निक को लर्न करना है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेंगे, क्या हो गया? ठीक है, तो टैक्स निकल आएगा, इसको भी ड्रैग कर लेंगे, तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। अजीब अभी शुरू में क्लास में कुछ बच्चों ने कहा ना कि आज से पढ़ना शुरू करें, तो हमारे पास इस सेशन के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं ना जो भी पढ़ रहे हैं। आज से तो पढ़ना शुरू करना है, तो उनको सपोर्ट नहीं देना? क्या ख्याल है? चलें, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल वैल्यू लिख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितनी इन्वेस्टमेंट है? तो दो इन्वेस्टमेंट आ रही थी यहां पे, कौन कौन सी? एक है कितना हो गया, 5.5 मिलियन की थी, तो 5500 लिखते हैं क्योंकि हम 1000 में कर रहे हैं, और एक है 1500 में। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर आप लोग क्या गलती कर सकते थे कि आपने माइनस ऑफ 5500 कर दिया, लेकिन दूसरे को भी आप ऐड कर देते। भाई दोनों चूंकि इन्वेस्टमेंट्स है, दोनों ने माइनस होना है। दो इन्वेस्टमेंट उसने बताई हैं, एक 5500 की है और एक है 500 की। दोनों चूंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दोनों ने क्या होना था, माइनस होना है यहां पे। उस्मान अगर जम्मू, तो एएफएम में मिलेंगे हम फिर, हैं? हाँ शेयान, ब्रैकेट में भी किया जा सकता था। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आकी कितनी, 7000 की। इसी तरह से मामला रेजिडुअल वैल्यू में देखते हैं, तो 7500 की एक रेजिडुअल वैल्यू है, और 100,000 की एक और रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू भी उसने दो बताई हुई है। 100,000 की एक और रेजिडुअल वैल्यू है, और 100,000 की एक और रेजिडुअल वैल्यू है। 100,000 की एक और रेजिडुअल वैल्यू है, और 100,000 की एक और रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू भी उसने दो बताई हुई है।
प्रॉपर्टी की लेता है और फिटिंग्स की लेता है, तो वो कितना हो जाएगा 7600 का। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें वर्किंग वन करनी है टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा रेफरेंस जरूर देना है, ठीक है, ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, रेफरेंस देने के बाद आप बेशक क्या करो, इस हेडिंग को कॉपी और नीचे आके थोड़ा सा पेस्ट कर लो, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस बन जाए। और फिर ईयर्स भी लिख लो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। मूसा, ये किट से सवाल नहीं है, ये रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है। मैंने आपको जो फाइल शेयर की है, ये देखो जो फाइल शेयर की है, उसके टॉप पे अटेम्प्ट लिखी हुई है, तो ये किसी रिवीजन किट में पब्लिश नहीं हुआ। जी बिल्कुल हमजा, ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम और रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा है, और उसकी वजह भी लॉजिकल है। देखो, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे थे उसमें एक मेजर इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी की, और ओवर द टाइम पीरियड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी थी, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल अलाउंस कैसे निकालते हैं, तब ओपनिंग बैलेंस और फिर हम कैपिटल अलाउंस देख लेते हैं, इस पर फिर हम टैक्स सेविंग्स देख लेंगे। अच्छा, नॉर्मली जितने आपने मेजोरिटी बाकी क्वेश्चंस किए हुए हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस में आप सारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते थे, बट यहां पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखनी। अब क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि यहां पे उस समय मेंशन किया हुआ है कि सारी इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल अलाउंसेस अवेलेबल नहीं है, बल्कि कैपिटल अलाउंसेस अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ फिटिंग्स के ऊपर, और फिटिंग्स की जो वैल्यू थी वो थी 1500। हाँ, प्रॉपर्टी पर नहीं है। कैपिटल अलाउंस का रेट है 25%, तो ओपनिंग बैलेंस में वो मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे, जिससे ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ईयर 1 की ओपनिंग बैलेंस माइनस कैपिटल अलाउंस। तो ये जैसे कि बनता है 1125 का। जी ऋषभ, क्वेश्चन उसने देखो मेंशन किया हुआ है, हम लोगों ने इसको नोट भी किया था, लेकिन ये देखो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 55 मिलियन की प्रॉपर्टी है और फिटिंग 1.5 मिलियन की है, और नीचे क्वेश्चन में उसने ये कहा कि कैपिटल अलाउंसेस जो 25% है वो हमें सिर्फ और सिर्फ फिटिंग्स पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो हमने डेटा नोट किया था ये सारी बातें हमने वहीं पर नोट कर दी। अब अगर आपने सही तरह से डेटा नोट किया हो ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपके लिए आसानी होगी। कोमल, अगर उसने आफ्टर टैक्स ना भी दिया हो ना, तो फिर इसको आफ्टर टैक्स यूज करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू को यूजुअली आफ्टर टैक्स यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर जो आपने रेजिडुअल वैल्यू लिखना है वो उसके बाद ही लिखना होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद, तो टैक्स वगैरह तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करोगे, कैपिटल अलाउंसेस का फॉर्मूला इसी तरह कैलकुलेट होगा, तो आप इसको ईयर 3 तक कैलकुलेट कर लोगे, और ओपनिंग बैलेंस का भी फॉर्मूला आप आखिरी साल तक ले जाओगे। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों के लिए कि ईयर 4 का कैपिटल अलाउंसेस आपने ऐसे नहीं निकालना,
रिड्यूसिंग बैलेंस में लास्ट ईयर में आप कैपिटल अलाउंस ऐसे नहीं निकालते। इधर अगर उसने स्पेसिफिकली, देखो ज्यादातर क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, आई होप आपने और भी क्वेश्चंस किए होंगे प्रैक्टिस में। मुझे एक बात बताओ, क्या उसने कहीं कभी पहले लिखा हुआ रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर टैक्स है? क्यों किधर? नहीं ना। तो पहले भी तो ऐसे ट्रीट करते थे, ठीक है? तो हमने ऐसे ही ट्रीट करना है, इसके आपने चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा एग्जाम की प्रेपरेशन में कि ऐसी चीजें समझें। मैं इसलिए खिजर कह रहा हूं कि आप अपनी इन चक्रों में मत पड़ो, जितना क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है, ठीक है? देखो अब जो टाइम है ना, वो अगर से सवाल करने का नहीं है, वरना आपका क्या होगा, वो स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता जाएगा, ठीक है? इसलिए अच्छा, आखिरी साल क्या करना होता है, आपने ओपनिंग बैलेंस में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। अब रेजिडुअल वैल्यू भी सारी ना माइनस कर देना, सिर्फ फिटिंग का कैपिटल अलाउंसेस हैं, तो सिर्फ फिटिंग वाला माइनस करना जो कि 100,000 की थी, तो सारे ना माइनस करने लग जाना, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, कैपिटल अलाउंसेस लास्ट ईयर के। इन कैपिटल अलाउंसेस को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 20% कर दोगे, यानी रेट ऑफ टैक्स के साथ, तो आपके पास टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी। इसको भी ड्रैग कर देते हैं। और जो मेरी टैक्स सेविंग्स आ गई हैं, इसको मैं अब इक्वल से रेफरेंस दूंगा। जो भी वर्किंग आपने करनी है उसको इक्वल से रेफरेंस देना है, फिर वो सही वर्किंग आएगी आपकी, ठीक है? और बाद में बेशक आप इसको ड्रैग कर दो। तो ये जो है टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस क्वेश्चन में निकाल दिए। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि वो हम कैपिटल अलाउंस सिर्फ फिटिंग्स के ऊपर निकाल रहे हैं ना, और उसने फिटिंग्स पर कैपिटल अलाउंस कितने वो उसने स्पेशली लेता बताए हुए, इसलिए। ठीक है? अब इसके साथ हम वर्किंग टू बनाते हैं, और वर्किंग टू की भी इसी तरह से हेडिंग को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूं मैं। इसमें भी ईयर्स आने, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और सबसे पहले क्या निकालना है, हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है रिक्वायर्ड एट स्टार्ट का, यानी हमें हर साल के शुरू में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, पहले हम इसको मेजर करेंगे। पहले हम रिक्वायरमेंट निकालते हैं और फिर हम इसकी कैश फ्लोज बनाते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन के मुताबिक कितना है वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल तो उसने कहा है कितना है, 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, ईयर वन में कितना चाहिए, तो ईयर वन का टोटल रेवेन्यू पहले तो निकालते हैं, ब्रैकेट में करता हूं मैं, सेल्स होटल की प्लस सेल्स रेस्टोरेंट की, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आएगा ना, और टोटल सेल्स रेवेन्यू का 5%,
ये उससे हमसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बोला हुआ है। को भी फाइनेंशियल कर देता हूं मैं। ये D11 में था सेल्स रेवेन्यू होटल, D12 में है सेल्स रेवेन्यू रेस्टोरेंट, दोनों को ऐड किया और 5% ले लिया। जी टोटल रेवेन्यू है ना, इसलिए मैंने होटल और रेस्टोरेंट दोनों की सेल्स को कंबाइन कर दिया है, यही मिला के टोटल रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, उसका 5% ले लिया मैंने, तो कितना आ गया जी? 52.35 का। अच्छा, अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास सारी ईयर्स का आ जाएगा। नहीं मुजम्मिल, मैं मेरी जो टेक्निक है ना, जो मैं समझाता हूँ ये कि रिक्वायरमेंट को ईयर 1 से कैलकुलेट करो। जब हम इसकी कैश फ्लो बनाएंगे तो हम उसको प्रीवियस ईयर में ले जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जब आपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है ना, तो उसको ईयर 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, अब हमने क्या बनानी, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कैसे आएगी? आप देखो कि ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है, वो तो जीरो है, उसमें से माइनस कर दो जितना ईयर 1 में चाहिए। ये रीशा देखो, हमें अब वर्किंग कैपिटल हम बनाने लगे हैं। अब वर्किंग कैपिटल की वर्किंग में सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि टोटल वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना है ना। क्वेश्चन के मुताबिक ये देखो, हमने जब ये डेटा नोट किया था उसमें उसने ये बात लिखी थी, ये देखो, ये कि वर्किंग कैपिटल कितना है, 5% ऑफ द टोटल सेल्स रेवेन्यू। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ईयर 1 में देखा सबसे पहले तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है, उसको 5% कर दिया। ठीक है, इससे मेरे पास क्या निकल आया, हर साल का, हर साल इसी तरह ही है। तो मैंने ईयर 1 का निकाला, बाकी ड्रैग कर दिया, तो बाकी सबका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसकी बनानी है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का तरीका ये होता है, एक तो प्रीसीडिंग ईयर में आता है और आपने डिफरेंशियल लेना होता है। तो मैंने ईयर 0 और ईयर 1 में जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए था दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो ये मेरे पास कैश फ्लो बन गई। ठीक हो गया। ये जो कुछ मेरे क्लास बच्चे हैं ना, जो इन्होंने मुझसे ही पढ़ा है, आज ये सेशन में बैठे हुए, इन्होंने मुझे भी ऐसे ही शुरू में तंग किया हुआ, तो मजाक ना उड़ाएं बाकियों का। अब जरा सीख गए हैं तो होशियारियां आ गई हैं। अच्छा, अब क्या करना है हमने, जबकि कैश फ्लो बना ली, तो इसको सिंपली मैं ईयर 4 तक ड्रैग करूंगा। ईयर 4 तक मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास कैश फ्लो जो है वो सारी बन जाएंगी। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो बन गई है, इसको रेफर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो। समझ आ गया?
जी डियर, कैश फ्लो हमने सिंपली क्या करना है, हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया। देखो ईयर जीरो में कितना चाहिए था, जीरो में तो था ही कुछ नहीं, उसमें से माइनस कर दिए जितना ईयर वन में चाहिए। तो ये जो डिफरेंशियल है ना, ये मेरे पास कैश फ्लो बन गई। ठीक है आमिर, ठीक है आमिर। अच्छा, मेरी इस टेक्निक में क्या है कि इसी तरह से बाकी तमाम ईयर का भी होना है। तो आप सिंपली इसको ड्रैग करोगे ना, तो आपके पास सारे सालों का वर्किंग कैपिटल बन जाएगा, रिकवरी तक बन जाएगी। ठीक है, इसको फिर आप ऊपर ले जाओ। तो ये आपके पास नेट कैश फ्लो बन गई है। तो हम क्या करते हैं, इसका सम कर देते हैं, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रेजिडुअल वैल्यू तक का होगा। तो ये आपके पास नेट कैश फ्लो बन गई। इसको ड्रैग करता हूं मैं, तो ये मेरे पास नेट कैश फ्लो आ गई है ईयर वन टू थ्री एंड फोर की। अब्दुल रहमान, कौन से सेल वाला फॉर्मूला देखना है, नेट कैश फ्लो का? जी जी बिल्कुल, अगर वर्किंग कैपिटल एंड पे रिकवर नहीं होना, वो मेंशन किया होता है। ठीक है, ये लो, वर्किंग कैपिटल का तो बहुत आसान है, ये डिफरेंशियल बस देना है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आके। नासिर देखो, मैं जो टेक्निक है ना, अब इस वक्त आपकी प्रेपरेशन की, वो अगर कोई वर्ड को भूल जाना है। देखो एक सिस्टम होता है जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, जब आपके पास 2 महीने 3 महीने, आपने हर एस्पेक्ट को कवर करना है। लेकिन अब जब मैं कहता हूं ना आपकी स्मार्ट प्रेपरेशन, वो किस बेसिस के ऊपर है, कि स्टिक टू दी रिक्वायरमेंट, जो पूछा जा रहा है बस उस हद तक सोचना है बस। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है कि हम ये सिचुएशन पेपर में भी ले जाते हैं, और पेपर के अंदर जब हम ये सिचुएशन ले जाते हैं ना, तो फिर पेपर के अंदर जैसे हम सोच रहे हो तो उस तरह से आंसर करने लग जाते हैं, नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टिक टू दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में रिकवर है तो रिकवर है, अगर रिकवर नहीं होता तो क्या होगा, या फलाना होगा तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। यही बातें वो अगर के थ्रू हम पेपर में भी रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पेपर में मार्क्स हमारे कट जाते हैं, वो चीजें पूछी नहीं होती। जी जी अब्दुल रहमान, पूछो आप। जी अब्दुल रहमान। यार 4 साल को छोड़ो, 50 साल पे चला जाए तो एनपीवी 50 सालों की। ठीक है, अगर 50 ईयर्स का भी हो जाएगा, तो आप 50 ईयर्स पे कर लोगे एनपीवी। चलो, अच्छा अब देखो, नेट कैश फ्लो जब आपने बना ली ना, तो अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो नॉमिनल नहीं है, वो रियल में है। तो हमें यहां पे नॉमिनल टर्म्स में मेजर करना होगा। अब उसका क्या तरीका होता है, तो देखो अगर नॉमिनल कैश फ्लो बनानी है तो क्या तरीका होता है उसका, तो उसका फॉर्मूला होता है, नॉमिनल बराबर होता है 1 + r इंटू 1 + h और -1। ठीक है,
ये फिशर वाला फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से यहां पे निकालते हैं इक्वल, अब 1 + r कितना होगा 1.048, क्योंकि 4.8% है तो 1 + 4.8% 1.048 होता है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 + रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो 5% थी तो 1.05 बन जाएगा, और इस पे से मैं -1 कर दूंगा तो मेरे पास नॉमिनल रेट आ जाएगा। आशीष, ये बिल्कुल हो सकता है केस जो आप मुझे पूछ रहे हो, बट ऐसा अगर होगा तो क्वेश्चन में बताया होगा। हाँ, वो ऐसा कुछ होता है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी है, तो वो स्पेशली फिर, लेकिन वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने नोट किया है, वो बता भी देता है कि वर्किंग कैपिटल रिकवर नहीं हो रहा। वजह उसकी अक्सर ये होता है कि आपकी मशीनरी रिप्लेस हो रही होती है, दैट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो मशीन की लाइफ जरूर खत्म होगी, लेकिन वो जो बिजनेस की कंटिन्यूटी वो एग्जिस्ट करती है, तो प्रोजेक्ट एंड नहीं हुआ। सो ये अगर मैं परसेंटेज में देख लूं इसको, तो ये बनता है 10.04%। जी फातिमा देखो, हमारे पास ना रियल रेट गिवन था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन था, हमें क्या निकालना है नॉमिनल रेट। तो आपने वो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मेरा ख्याल है जो एग्जाम फॉर्मूला उसमें 1 + i है, 1 + i कहते थे नॉमिनल रेट को, इक्वल्स टू 1 + r कहते हैं रियल रेट को, इंटू 1 + एच कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन को। फॉर्मूला था ना? है ना? तो उसी को रीअरेंज करके मैंने फिर आई यानी नॉमिनल रेट का निकाल दिया, वो ये फॉर्मूला बन गया, ये बिल्कुल फिशर वाला फॉर्मूला है। ठीक है। आशीष, अब ये बिल्कुल यूट्यूब पर तो नहीं अवेलेबल होंगे, बट आई होप कि ये रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होंगी। ठीक है, वो अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए आपने EHS एग्जाम हैक सेशंस वाला, तो उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी हमजा, बिल्कुल कैलकुलेशन, हर चीज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन शो करने के मार्क्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का 1 मार्क होगा। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं एनपीवी की। बच्चों ये जरा ध्यान से देखना, क्योंकि सब बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, तो ये टेक्निक कम ही टीचर्स बताते हैं। वो ये कि अब आपको एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर्स निकालने की और अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करोगे, फंक्शन यूज करोगे एनपीवी का, तो जिसके लिए आप लिखोगे इक्वल एनपीवी, फिर आपने क्या कर देनी, ब्रैकेट ऑन कर देना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने रेफरेंस दे देना है डिस्काउंट रेट का, या अगर ये, हाँ तो एक्सेल में कैलकुलेटेड था, अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो आप टाइप कर दोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कॉमा। जी हमजा, ये बिल्कुल ये फॉर्मूला लग जाएगा, तभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। ठीक है, तभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, अगर पेपर में ना लगता होता तो मुझे बताने का फायदा क्या था। अब आपने क्या करना है, ईयर 1 से लेके लास्ट ईयर तक की कैश फ्लो की रेंज दे देनी है, ईयर 1 से लेके लास्ट ईयर तक,
और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। इसके बाद आपने प्लस करके ईयर 0 की कैश फ्लो शामिल कर देनी है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सिंटेक्स लिख देता हूं। ठीक है, क्या है? इक्वल एनपीवी ब्रैकेट ऑन, पहले आपने मेंशन करना है डिस्काउंट रेट को, उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपने ईयर 1 की कैश फ्लो से लेके कॉलन आखिरी साल ईयर एन की कैश फ्लो तक का रेफरेंस देना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, और इसमें फिर प्लस कर देना है ईयर 0 की कैश फ्लो को। समझ आ गया बात के नहीं? तो हमारे पास डायरेक्ट देखो एमपीवी आ जाएगी। ठीक है, जो 358.88 की है। ठीक हो गया? हाँ, आप 10% भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, एक्सेल पर कर रहे हो, तो फिर जो एग्जैक्ट रेट निकला उसको रेफरेंस दे दो, मेरा ख्याल है ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, डिस्काउंट फैक्टर देख लो, फिर तो 10.04 पे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तब तो आपको मेरा ख्याल है 10% पे राउंड ऑफ ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये एनपीवी का फंक्शन सीख जाते हो तो ये बहुत आसान है, ये बड़ा टाइम सेविंग है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ना एनपीवी आपने कैलकुलेट कर ली है। मेरी एक सजेशन ये होती है बच्चों को कि जब आपको जो चीजें क्वेश्चन में रिक्वायर की जाएं, जब आप उसका आंसर निकाल लो तो उन सेल को जरूर हाईलाइट कर दिया करो। या तो सेल्स को हाईलाइट कर दो, या उसका टेक्स्ट कलर को चेंज कर दो, जैसे मैं यहां पे रेड कर देता हूं। ठीक है, वैसे मैं यहां पे क्या कर देता हूं, रेड। इससे क्या होता है, जरा प्रोमिनेंसी आ जाती है। चलो जो भी है हदीका, जो भी आपको मुनासिब लगे। वैसे मैं तो अपनी क्लास के अंदर रेड नहीं मार्क करता, इसको मैं ब्लैक रहने देता हूं, मैं इसको हाईलाइट करता हूं कलर से, ऐसे। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम आंसर होता है ना, जो फाइनल आंसर होता है, उसमें प्रोमिनेंसी आ जाती है। अच्छा, यहां पे देखो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ उसने एनपीवी नहीं मांगी थी। ठीक है, बल्कि उसने कमेंट भी कहा था, तो अब यहां पे कमेंट भी लिखेंगे। अब कमेंट क्या है? सिंस द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, सो वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट ही करता हूं कलर से, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट का पार्ट था। तो ये जनाबे वाली हमने क्या किया, क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा सॉल्व कर दिया। क्यों जी, समझ आ गया? ये अभी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट खत्म हुई है। आ, आ, साहिल, इसके आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अभी क्लास सेशन के बाद ना मैं ये जो गूगल शीट है इसका लिंक भी उसमें शेयर कर दूंगा, तो आपके पास इसकी एक्सेस होगी, आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है,
स्क्रीनशॉट से तो फिर आपको अपना फॉर्मूला तो नहीं समझ आएंगे। ठीक हो गया? जी बिल्कुल, जो कमेंट होगा ना वो वन लाइन कमेंट है। प्रोजेक्ट की एनपीवी पे वन लाइन कमेंट है कि भाई अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है। नहीं, मैं यहां पे सब्सक्राइब नहीं कहता, मैं कहता हूं एएफएम मुझसे पढ़ना है। चलें जी, रिक्वायरमेंट बी की तरफ चले अब हम। क्यों जी, रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलें। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट बी में हमसे क्या मांगा गया था? ओ एडोब पे था वो। रिक्वायरमेंट बी में उसने कहा था बस मुझे अप्रोच बता दो एनपीवी की, जो आपने एक में कैलकुलेट की, उसमें क्या चेंज आता है या कैसे आप अप्रोच करते अगर आप उसको रियल टर्म्स में बताते। सब इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब क्या है कि हमें सॉल्व करते वक्त बेसिकली क्या बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेप्स बताने होंगे। जी बिल्कुल, ये थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है, उसने थ्योरेटिकली पूछा लेकिन स्टेप्स पूछ लिए ना। ठीक है। तो क्या बनते हैं स्टेप्स? अच्छा, अब वैसे तो इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपको वर्ड प्रोसेसिंग दी होगी। ठीक है। लेकिन मैं इस रिक्वायरमेंट को वर्ड पे नहीं एक्सेल पर ही लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि ये, क्योंकि शीट मैंने आपको बताया ना मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो ये आप ये आंसर भी आपके साथ मिल जाएगा आपको। अबू बकर, ये डिफिकल्ट तो नहीं है अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल देखो। सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, वही वाली बात जो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी करता हूं, यहां पर भी रिपीट करूंगा कि हम पहले से सोच लेते हैं हमें यूनिट्स ऐसे ही दिए होंगे। भैया आपको सिंपली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़नी है, अगर आपकी टेक्निक साउंड है तो ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, और जरा सा भी टेक्निकल नहीं है इसमें, एक भी चीज टेक्निकल नहीं थी। ठीक है। सिर्फ क्या था, यूनिट्स ऐसे ही नहीं दिए हुए जैसे वो पेपर में पहले देता था, बल्कि बहुत सारा डेटा उसने आसान दिया हुआ। पहले वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देता था, अब सीधा सीधा उसने परसेंटेज दे दी, तो सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करो, आसानी से निकल आएगा। तो एक्चुअली ये बहुत आसान था। ठीक है। तो आपके अब स्टेप्स क्या होंगे? तो पहला स्टेप ये होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का सवाल था, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट वी विल एस्टिमेट द नॉमिनल कैश फ्लोस यूजिंग दी, वो लिखा नहीं जा रहा। फर्स्ट वी विल estimate
the nominal cash flows using the specific rate of inflation. इसमें आगे मेंशन कर देता हूं, दिस स्टेप हैज ऑलरेडी बीन डन while doing requirement A. ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, इसमें अब आपको दोबारा से डिफ्लेट करना है। वी विल deflate the cash flows now using the general rate of inflation। अब आपको क्या करना है, अपनी कैश फ्लोज को वापस डिफ्लेट करना है जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन देके। आशीष ये ना रियल एग्जाम है, ठीक है, ये फाइनल जून के पेपर का, रीसेंट पेपर का रियल एग्जाम है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। सो आर कैश फ्लोज विल बी इन रियल टर्म्स। अब जब हम इसको डिफ्लेट कर देंगे तो हमारी कैश फ्लोज रियल टर्म्स में आ जाएंगी। मेरी जान, हम ये पहला स्टेप होता है नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक से, फिर जब हम स्पेसिफिक से इंफ्लेट कर लेते हैं तो फिर हम उसको वर्क बैक करके रियल टर्म में लेके आते हैं सेकेंड स्टेप में। तो फिर थर्ड स्टेप में अब आपने क्या करना है, नाउ वी विल एस्टिमेट द एनपीवी यूजिंग रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इसमें अपने आंसर को रिफाइन करने के लिए आप क्या करो कि वो रेट्स भी लिख लो। जैसे कि यहां पे था ना कि हमने रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे डिस्काउंट करना है, ठीक है, तो यहां पे मेंशन भी कर लेते हैं, दैट इज 5% है। क्वेश्चन में जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% बताई हुई है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसी यहां से रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। कितना है, 4.8%। जी, डिफ्लेट का मतलब इट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो फॉर्मूला आपने इन्फ्लेशन के लिए लगाया उसका बिल्कुल रिवर्स कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना डिफ्लेशन का। तो फर्दर एक्सप्लेन इट मैं समझा भी देता हूं।
देखो यूजुअली नॉमिनल कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है, जो आपकी रियल कैश फ्लो होगी यानी विदाउट इन्फ्लेशन करंट प्राइस टर्म्स में जो कैश फ्लो होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस एच यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन की पावर एन से। नो, अब अगर आपको इसी से रियल कैश फ्लो बनानी है तो फॉर्मूला बन जाएगा कि रियल कैश फ्लो बराबर होगी नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन की पावर एन। ठीक है? ठीक है उस्मान, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, सॉल्व कर लेना, आगे टाइम नहीं बचा हुआ। बिल्कुल, इसको फिशर इफेक्ट से ही किया हमने। ये इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला है ना, ये फिशर इफेक्ट नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इसको जनरल रेट से करेंगे, मैंने तभी मेंशन भी कर दिया 5% का। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम नॉमिनल में दे रहे हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब आपने रिक्वायरमेंट सी की जाने। एक आधा बच्चा मुझे नेटवर्क इशू का कह रहा है, तो ये मेरी वॉइस और ये सारी चीजें क्लियर आ रही हैं, कोई मसला तो नहीं आ रहा? चलिए, वो फिर मेरा ख्याल उस बच्चे के एंड पर ही होगा। अब रिक्वायरमेंट सी बड़ी इंटरेस्टिंग है डियर। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाता हूं टेक्निक क्या होगी। हाँ बिल्कुल, ये फुल है, ये जितना मैंने लिख दिया ना, ये 4 नंबर लेने के लिए कंप्लीट है। देखो आपने देखना ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट उससे पूछी, क्या मैंने वो रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर ली है कि नहीं कर ली। ठीक है, तो अब आप देखो, खुद पढ़ के बताओ खिजर, क्या हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया? क्यों जी, इस्टेब्लिश कर लिया ना? तो अगर इस्टेब्लिश कर दिया है तो हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रिक्वायरमेंट सी की जानिब, जिसमें उसने कहा हाउ सिमुलेशन कुड बी यूज्ड। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी भी सवाल के अंदर आपसे पूछा जाए हाउ, ये होगा कैसे, तो आप क्या डिफाइन करते हो? आप क्या डिफाइन करते हो, क्या करते हो उसके लिए? यार ये मैं अगर आपसे पूछता हूं यार ये सवाल होगा कैसे, तो क्या बताओगे आप इसका? आप मुझे इसके स्टेप्स नहीं बताओगे? हाँ, इसका स्टेप्स कह लो या प्रोसेस कह लो, एक ही बात है। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, सवाल में वो एक्सप्लेन ये नहीं पूछ रहा कि मुझे सिमुलेशन एनालिसिस बताओ। नहीं हमजा, रीजन तो बिल्कुल नहीं बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा करेंगे कैसे, आप उसकी वजह बताना शुरू कर दोगे हैं? देखो ना, ये चीजें समझनी है। मैं आपसे कहता हूं यार गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे बताओ मैं गाड़ी का टायर रिप्लेस कैसे करूंगा? तो आप मुझे उसकी रीजनिंग करना थोड़ी शुरू करोगे, आप तो मुझे प्रोसेस बताओगे कि सर आप जैक लगाएं, गाड़ी में से टायर निकालें, तो प्रोसेस बताओगे ना आपको। तो जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं ये हाउ, ये होगा कैसे, तो आपको स्टेप्स यानी प्रोसेस बताने। अब स्टूडेंट देखो यहां पे गलती क्या करेंगे,
मिस्टेक वो ये करने लग जाएंगे कि वो इस सवाल में सिमुलेशन एक्सप्लेन शुरू कर देंगे। क्या करने लग जाएंगे? वो एक्सप्लेन करने लग जाएंगे सिमुलेशन की टेक्निक होती क्या है। सवाल में उसे ये पूछा ही नहीं। मूसा, ये वर्स्ट सिनेरियो आपकी रिक्वायरमेंट समझने पे होना ही नहीं चाहिए। देखो, आप अगर पेपर में जाके आपसे सिंपली सवाल में ये नहीं समझ आ रही कि लिखा क्या हुआ है, देन आई एम सॉरी। देखो, ये फिर आप अपने खुद फेलियर की रेसिपी हो। फिर तो आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली छलांग मार रहे हो। पेपर ऐसे पास नहीं होगा। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, पहला काम ही है रिक्वायरमेंट्स को समझना। तो अगर पेपर में जाके आपको ये समझ नहीं आ रही, दैट मीन्स आप इसकी तैयारी नहीं करके गए। अगर देखो, आपने 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सीआर ज्यादा नहीं लेते, 30 सीआर करते तो 30 टाइम्स आपने रिक्वायरमेंट को समझा है। 30 भी नहीं कहूंगा, अगर मैं हर क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट में मान के चलूं तो 60 टाइम्स आपने ये प्रैक्टिस की है। सो ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए कि आपको पेपर में समझ ना आए कि उसने क्या पूछा हुआ है। ठीक है? ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं हम पेपर में कुछ बच्चे, कि हम सवाल को समझे बगैर आंसर करते हैं और इवन हम फेल कर लेते हैं उस पेपर। ठीक है? ठीक है जी। तो यहां हमें बेसिकली क्या करना है, हमें प्रोसेस बताना है। ठीक है? अब क्या प्रोसेस होता है, यानी मैं पहले लिख देता हूं, मुझे प्रोसेस, हेडिंग बना रहा हूं, प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन बताना है। मुझे सिमुलेशन होता क्या है मुझे ये नहीं बताना, मुझे प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन बताना। अच्छा, और सवाल में रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रोसेस के ऊपर नहीं है, बल्कि सवाल का दूसरा हिस्सा उसके बेनिफिट्स पर है। तो मुझे क्या बताने, उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं। ठीक है जी। अब आंसर करने से पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन के मार्क्स जरूर आपने देख लेने। यहां पे कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स में आपकी एलोकेशन क्या बनेगी भाई? 2 मार्क्स, दो दो नंबर ही बनते हैं ना? क्यों जी? दो टू टू मार्क्स ही मिलेंगे ना? क्योंकि ये आपको डिफाइन करेगा कि आपको एक्चुअली डेप्थ कितनी लिखनी है। किसी बहुत सारा ढेर सारा नहीं लिखना आपको एक पॉइंट के लिए, बल्कि इसको बड़ा ब्रीफ लिखोगे आप। ठीक है? तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? अब ये एक बच्चों का मैं चैट बॉक्स में लिख रहा था, पॉइंट आ रहा था, वो था आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स। अच्छा, यहां पे देखो, ये आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स क्या है? एक हेडिंग तो हो सकती है, ये सेंटेंस नहीं है। तो इसको सेंटेंस बनाने के लिए क्या करोगे? अब आपने इसको पूरा अपने वर्ड्स में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? द कंपनी शुड आइडेंटिफाई all the major variables
फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छा, इसमें एक और बात मैं लिखता हूं। और क्या चाहिए होता है हमें, एक और चीज भी देखनी होती है। वो क्या देखना होता है? वी विल ऑल्सो सी द रिलेशनशिप बिटवीन ईच वेरिएबल। ठीक है। हर वेरिएबल के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपस में क्या ताल्लुक है, उसको भी डिफाइन करते हैं। ये होता है हमारा पहला स्टेप। ठीक। हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हम सिमुलेट करते हैं। वी विल सिमुलेट दी क्या वेरिएबल्स ठीक है। दिस इंक्लूड्स creating scenarios and possibility of each। अच्छा, ये भी यहां पे बता देते हैं। दिस कैन बी डन यूजिंग दी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये हम मैनुअली नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और आखिरी स्टेप क्या होता है? वी विल नाउ एनालाइज द results produced by simulation। क्या करेंगे हम इसको? हम इसके रिजल्ट्स को एंड पे क्या करेंगे? एनालाइज कर देंगे। ठीक है। अब चलते हैं सिमुलेशन टेक्निक के बेनिफिट के ऊपर। तो सिमुलेशन की टेक्निक स्ट्रॉन्ग क्यों है? सो इट्स ए वेरी गुड टेक्निक since it consider multiple variables changing at a time। अच्छा, थोड़ा कंपेयर करते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट a sensitivity technique could be used, but that technique uses
only single variable at a time। ठीक है, ये उसमें प्रॉब्लम था। ये बिल्कुल असेसमेंट तो कर सकते हैं सिमुलेशन में, असेसमेंट करते हैं हम, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट तो करते हैं, असेसमेंट तो करते हैं। ठीक है, तो आज अब हम 15 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं, बट आज हम एक ही क्वेश्चन कवर कर पाए। अब आप समझो कि मैंने 3 दिन के हिसाब से वर्किंग कैपिटल नहीं रखा। ठीक है, तो आज के लिए तो एक ही क्वेश्चन है, बट एक छोटी सी होम असाइनमेंट भी है आपकी, क्योंकि जो टेक्निक मैंने आपको बताई उसकी प्रैक्टिस करनी है। अरूज आपने पूरा समझा नहीं है लगता है। मैंने लिखा कि ये एक अच्छी टेक्निक है क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल एट अ टाइम यूज करती है। अब आगे देखोगा इन कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करता सेंसिटिविटी टेक्निक के साथ, तो सेंसिटिविटी टेक्निक में सिंगल वेरिएबल है। बाज दफा किसी चीज का एडवांटेज जब तक आप कंपेयर करके नहीं बताओगे वो स्टैब्लिश नहीं होता, इसलिए जी बिल्कुल आप इंशाल्लाह लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।